प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल में सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट हिंदी में जून 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्नों के सेशन के रूप में पार्ट 3 के रूप में साझा किया जाएगा। इसके पहले 2 पार्ट आपको संपादित किए जा चुके हैं, तो ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 51 पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा में प्रतिपादित की गई है? प्रतिधारित, पादित नहीं, यह धारित। ए एसएसए और आरएमएसए, बी आरएमएसए और आरयूएसए, सी आरयूएसए, एसएसए, आरएमएसए और टीई, और डी है आपका एसएसए, आरएमएसए और टीई। सही विकल्प क्या होगा? एसएसए, यह है आपका सर्व शिक्षा अभियान। आरएमएसए, यह है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह है आपका आरयूएसए, यह है आपका रूसा। यह हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हो गया। और यहाँ एक है आपका टीई यानी टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। तो यह है आपका ससा, यह है रमसा, और यह है आपका रूसा, और यह है आपका टे। तो इसमें से समग्र शिक्षा के अंतर्गत, समग्र मतलब पूर्ण, होल, जनसंख्या, तो ये आता है आपका ससा, रमसा और टे। ये टी जो है आपको जुट गया है यहाँ ससा और रमसा के अंतर्गत में। टीचर एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया है, तब जाकर यह बना है आपका समग्र शिक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी की ओर। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, वृद्धि अविरल है। इस तथ्य के अलावा यह भी कहा जा सकता है कि विकास की कुछ अवस्थाओं में यह सापेक्षतः क्षिप्र भी हो सकती है। कथन 2, शारीरिक विकास में विकास की प्रक्रिया का एक खास प्रतिरूप होता है, सिर पदोन्मुख अनुक्रम, जबकि मानसिक विकास में यह मूर्त चिंतन स्तर की क्षमता में अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है। सही विकल्प क्या हो जाएगा ABCD में? तो वृद्धि अविरल है, सही है। विकास की कुछ अवस्थाओं में क्षिप्र भी हो सकते हैं, यह कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक विकास में विकास की प्रक्रिया का एक खास प्रतिरूप होता है, सिर पदोन्मुख अनुक्रम, जबकि मानसिक विकास में यह मूर्त चिंतन स्तर की क्षमता में अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है। यह है सिरो पदोन्मुख, ये एक साथ आपका आता है। तो ये हमारा भी कथन दोनों सही है। यहाँ आपका मानसिक विकास का भी और शारीरिक विकास में दोनों जो लगा हुआ हेड एंड टेल, दोनों कहीं ना कहीं सत्य दिखता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पर, मानव पूंजी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पर जोर दिया गया है? ए, कर्मचारियों की सुरक्षा, बी, कर्मचारियों की अभिप्रेरण, सी, कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा, और डी है कर्मचारियों की भर्ती।
तो इसमें कोई 3 का ही चयन करना है। सही विकल्प हमारा क्या होगा ABCD में? तो कर्मचारियों की सुरक्षा यह जो है मानव पूंजी सिद्धांत में नहीं है। यह फीसर के अनुसार उन्होंने जो मानव पूंजी सिद्धांत बतलाया उसमें कर्मचारियों की अभिप्रेरण, कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा और कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई बातें नहीं कही गई। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रण कालावधि के अंतर्निहित तर्क को दर्शाता है? ए, कोई व्यक्ति कतिपय कालावधि हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। बी, कोई व्यक्ति कम संख्या में लोगों के साथ कार्य कर सकता है। सी, कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु लोगों का लघु समूह बना सकता है। डी, कोई व्यक्ति लोगों के बड़े समूह को नियंत्रित कर सकता है। इसमें क्या अंतर्निहित तर्क को दर्शाता है? सही क्या होगा? तो नियंत्रण कालावधि जो है कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु लोगों का लघु समूह बना सकता है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। चलिए 55 पर है। WBL का तात्पर्य है? ए, वाइड बेस्ड लर्निंग, बी, वेब बेस्ड लर्निंग, सी, वेब वाइड लर्निंग और डी है वेब बेस्ड लिसनिंग। सही क्या हो जाएगा? तो यह जो है एक इंटरनेट है, इंटरनेट की सहायता से यह कार्य करता है। WBL इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यह ऑनलाइन या ई लर्निंग के रूप को भी कहा जाता है। तो यह है आपका वेब बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन बी की ओर। इस वेब पेज में हाइपरलिंक जो रहता है वह सूचनाओं को सक्षम जगह तक पहुंचाता है। सही आंसर वेब बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे, स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी? ए, यशपाल समिति, बी, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी, राम मूर्ति समिति और डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो हम सभी जानते हैं कि 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा यह जो उनकी अध्यक्षता में शिक्षाविदों को शामिल कर जो कमेटी बनी थी उसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? कि छोटी कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें शिक्षा के दौरान बस्ते के बोझ को कम करना, बस्ते के बोझ को कम करना, बर्डन विदाउट बैग, इसका कम करना। यह जो है आपको 15 जुलाई 1993 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। यह बस्ते के बोझ है 1 नंबर पर और दूसरा ये आपको 15 जुलाई 93 को रिपोर्ट सौंपा गया और तीसरा जो है जो बस्ते का बोझ है, जो बच्चे का बैग है स्कूली बैग, वह उसका औसतन वजन
4 kg के लगभग हो, ये आपको सौंपा गया था। तो क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? ए, यशपाल समिति, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर। निम्नांकित सूची में से उन कारकों की पहचान करें जो सामाजिक गतिशीलता में सहायता करते हैं। ए, शिक्षा, बी, जाति, सी, आय, डी, व्यवसाय, ई, पंथ। सही विकल्प क्या हो जाएगा? कोई 3 को चयन करना है। तो शिक्षा आपका उपयुक्त है, जाति की कोई जरूरत नहीं है, आय की कोई जरूरत नहीं, व्यवसाय आगे बढ़ाता है, और पंथ भी हमें बढ़ाता है, आय सही है, और पंथ हमें कुछ नहीं कर पाता है। जाति से हम आगे नहीं बढ़ते, यानी गतिशील नहीं है, गतिशील जाति से नहीं है। और पंथ से भी कि हम किस पंथ से हैं और हम किस जाति से। तो क्या हो गया? शिक्षा, आय और व्यवसाय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। पाठ्यक्रम अभिकल्प के निम्नलिखित आयाम में से कौन सा आयाम पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को परस्पर संबद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है? ए, क्षेत्र, बी, अनुक्रम, सी, अस्पष्टता और डी, निरंतरता। क्या होगा? तो पाठ्यक्रम के लिए जो हमारा पहलू होना चाहिए वह है क्लैरिटी, यानी अस्पष्टता। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की। यह एक प्रमुख आयाम है पाठ्यक्रम अभिकल्प को लचीला बनाने के लिए, जो कि जिससे हमारा अस्पष्टता पर ध्यान केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही रहा मिलान। चलिए 59 में है, सूची 1 CIPP मूल्यांकन के प्रकारों पर बनी है, जबकि सूची 2 इन मूल्यांकनों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से बनी है। सूची 1 में है संदर्भ मूल्यांकन, बी आगत मूल्यांकन, सी प्रक्रिया मूल्यांकन और डी है उत्पाद मूल्यांकन। इसको मिला देना है, मैचिंग करना है। मैचिंग तो बहुत आसान होता है। बी को देखा जाए कि आगत मूल्यांकन, आगत मतलब आने वाली, उसका आकलन करने के लिए किसका? तो जो हमारी क्षमता की पहचान हो, स्कूल प्रणाली क्षमताओं की पहचान करना। बी क्या हो जाएगा हमारा? कहीं ना कहीं 4 की ओर जा रहा है। आगत मूल्यांकन स्कूल प्रणाली क्षमताओं की पहचान करना हुआ आकलन करना, बी 4 हो जाएगा। तो B4 आपको एक ही में है, ऑप्शन बी की ओर है। ए संदर्भ मूल्यांकन, संदर्भ, तो संदर्भ हमारा कहाँ चला जा रहा है? प्राप्त किए गए उद्देश्य व समावेशित अंतर वस्तु से संबंधित सूचना को संप्रेषित करना। यहाँ देखिए सी एकदम प्रक्रिया से आपको मिल जाएगा। क्या कर रहा है? सी कर रहा है प्रक्रिया मूल्यांकन। तो प्रक्रियात्मक अधिकल्प या उसके क्रियान्वयन में त्रुटि को पहचानना, यानी सी पहला है, जो एक ही ऑप्शन में बी में है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। देखा जाए सही आंसर ये रहा बी। 60 निम्नलिखित में से किन कथनों में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वर्णन किया गया है? ए मानसिक विकारों की रोकथाम, बी व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सी व्यक्ति की सुरक्षा और स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, डी मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए चिकित्सीय उपाय का अन्वेषण और उपयोग, ई समूह में अंतर व्यक्तिक संबंधों को प्रोत्साहन देना।
कोई 3 कथन को चयन करना है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मानसिक विकारों की रोकथाम जो हमें आगे नहीं बढ़े, इसको हम इस पर कैसे जागरूकता प्राप्त करें, ए हमारा होगा ही होगा। जब ए हमारा होगा तो सी कैंसिल, डी कैंसिल। अब चल बी की ओर देखा जाए, व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, तो यह भी उपयुक्त है, बी होगा, यानी दोनों में बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी या डी में देखा जाए, व्यक्ति की सुरक्षा और स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि। यहाँ देखा जाए सुरक्षा और स्वाभिमान, तो ये सेल्फ मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कह रहा है। चलिए सी तो हमारा दिक्कत हो रही है। चलिए आगे बढ़े डी पर, मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए चिकित्सीय उपाय का अन्वेषण और उपयोग। देखिए जब हम अस्वस्थ हैं तो इसके उपचार के लिए चिकित्सीय होगा क्या, तो इसको खोज करेंगे और इसका हम इम्प्लीमेंट लगाएंगे। डी भी हमारा होगा, यानी ए बी और डी। प्रोत्साहन देना, व्यक्तिक संबंधों, व्यक्तिक से ई नहीं है इतना, ए बी डी, ऑप्शन बी की ओर। चले 61 की ओर, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 के अनुसार निःशक्तता की निम्नलिखित दशाओं को अभिज्ञात किया गया है। ए दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि, बी श्रवण दोषग्रस्तता, सी मानसिक मंदता और मानसिक व्याधि, डी स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, ई विशिष्ट अधिगम निःशक्तता। कोई 3 कथन का चयन करना है ABCD के ऑप्शन से। क्या हो जाएगा हमारा? निःशक्त, हम सब जानते हैं कि 1995 में जो निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 5 धारा 26 में निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यह धारा 26 में यह स्पष्ट कहा गया है कि निःशक्त बालक जो है उनको 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और उचित वातावरण में उन्हें शिक्षा प्राप्त किया जाना है। इसके लिए दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि ये अभिज्ञात किया गया है कि कौन कौन हमारा निःशक्त की ओर है। श्रवण दोषग्रस्तता, यह भी सही है, यानी ए और बी आपका सही है, तो सीधा सा चला जाएगा आपको सी की ओर, क्योंकि ए और बी इसी में है। सी कह रहा है मानसिक मंदता और मानसिक व्याधि, स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, ये सब ये नहीं है, ये नहीं, ए बी सी ऑप्शन सी की। चले अगला प्रश्न 62 की ओर, आधारित सिद्धांत के सृजन हेतु क्रम चिन्हित करें। यह क्रम होगा, ए कूट लेखन और वृत्तीकरण, बी आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रहण संबंधी निर्णय का लिया जाना, सी इसकी संतति के कारक मूलचरों को चिन्हित करना, डी वर्गीकरण एवं तुलना, ई सिद्धांत सत्यापन एवं सामान्यीकरण विसर्जीकरण, सामान्य। चल क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? इसको क्रम से चिन्ह करना है, यानी ऑर्डर में, सीक्वेंस में। आधारित सिद्धांत के सृजन हेतु क्या हो जाएगा पहले हमारा? तो कूट लेखन और वृत्तीकरण, ये सबसे पहले आएगा, यानी ए हमारा होगा। अब चले ए होगा, उसके बाद जब हमारा कूट लेखन और वृत्तीकरण हो गया तब इसको हम पार्ट पार्ट में बांटेंगे और इसका कंपेयरिंग करेंगे, उदाहरण के साथ तुलना लगाएंगे। तो ए के बाद क्या हो जाएगा हमारा? वर्गीकरण एवं तुलना, यानी डी आएगा। ए के बाद क्या होगा? कूट लेखन और वृत्तीकरण, ए के बाद डी होगा। लेकिन ए के बाद डी आपको ऑप्शन में है ना, ए बी डी सी ई। सबसे पहले
सोपानिक विधि है तो हम सैंपल चयन करेंगे ना। ये हमारा ए नहीं आएगा यहाँ, ये गलत हो रहा है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमको आंकड़ा का प्रतिचयन करेंगे और आंकड़ा का संग्रहण करेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारा पहले बी होगा। यह बी आ रहा है। उसके बाद कूट लेखन और वृत्तीकरण, बी के बाद ही हमारा ए होगा। ठीक है, बी ए। उसके बाद हमारा वर्गीकरण एवं तुलना, डी आएगा। बी ए डी सॉरी। इसकी संदप्ति के कारक, चलिए सी आएगा। उसके बाद आपका आएगा ई, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, ऑप्शन। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की ओर। डेंग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणा कौन कौन सी है? ए अनुशासनात्मक, व्यावहारिक, अनुभूतिजन्य। बी प्रक्रियात्मक, परसंज्ञानात्मक, व्यावहारिक। सी अनुशासनात्मक, प्रक्रियात्मक, अनुभूतिजन्य। डी तथ्यात्मक, व्यावहारिक और अनुभूतिजन्य। क्या हो जाएगा? 3 अवधारणा डेंग एवं ल्यूक द्वारा जो बतलाया गया था वह क्या क्या है? ज्ञान की अवधारणा जो हमें शिक्षण देते हैं, उससे हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसको हमें जानना आवश्यक होता है। ज्ञान के किस स्वरूप का हम उपयोग कैसे और किसके लिए करते हैं, उसे जो सत्य से पूर्ण हो, यह सिद्धांत की जानकारी शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए, नेसेसरी है। डेंग और ल्यूक महोदय ने दोनों ने ज्ञान की 3 अवधारणाओं को बतलाया। पहला में आपको अनुशासनात्मक, उसके बाद व्यावहारिक, उसके बाद अनुभूति जन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की ओर है। सही आंसर का मिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की ओर। पाश्चात्य दर्शन का कौन सा संप्रदाय निम्नलिखित तत्व मीमांसात्मक प्रतिज्ञप्ति का समर्थन करता है? क्योंकि विश्व का अस्तित्व हमसे स्वतंत्र है और वह ऐसे नियमों द्वारा शासित होता है जिन पर हमारा नियंत्रण कम है, इसलिए इसके अनुरूप बनने के लिए विश्व के बारे में कतिपय अवश्यंभावी बातों को जान लेना आवश्यक है। ए विचारवाद, बी प्रयोजनवाद, सी अस्तित्ववाद, डी यथार्थवाद। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? तो यह जो है किसका समर्थन प्राप्त करता है? यथार्थवाद। इसमें जो यथार्थ की मान्यता है यह पदार्थ पर मानता है। पदार्थ को यह अपने क्रिया के रूप में, पदार्थ में जो क्रिया होती है उससे जीव का जन्म होता है, और जब पदार्थ की क्रिया समाप्त हो जाती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। यह के भी गुड के अनुसार है। उन्होंने यथार्थवाद को बतलाया कि वह सिद्धांत है जिसका मानना है कि वस्तु जो है भौतिक जगत में चेतन मन को स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और गुण जो है ज्ञान से ही प्राप्त होता है। यह किसका कहना है? यथार्थवाद। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 पर है। किसी बजट के अनिवार्य घटक होते हैं? ए भवन और
अवसंरचना, बी आय और व्यय, सी नीति और कार्यक्रम, डी शुल्क और वेतन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। बजट जो हमारा किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक पहलू होती है। बजट के मुख्यतः दो घटक होते हैं। बजट के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन घटक होते हैं? तो एक होता है आपका सार्वजनिक आय और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक आय भी आपको, यह जो है सार्वजनिक आय, यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका राजस्व आय और दूसरा होता है गैर कर। ठीक है, तो बजट के जो अनिवार्य घटक के रूप में आपको आ जाए भवन और अवसंरचना, इसका कोई मतलब नहीं। नीति और कार्यक्रम से नहीं है। शुल्क और वेतन, जो हमारा तनख्वाह मिलता है, जो हमें वेतन मिलता है, जो शुल्क अदा की जाती है, वह बजट का हिस्सा नहीं है। वह हिस्सा क्या है आपका? आय और व्यय। ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं बी की ओर है। ये हमारा सही आंसर का मिला, आय और व्यय। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो परीक्षोपयोगी है। इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।